कला शाखेत शिकलेला, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात नोकरी केलेला आणि बायोटेक्नॉलॉजीने बिझनेस करणारा माणूस म्हणजे थोडा वेडा असतो. दॅट काइंड ऑफ द जर्नी, राइट? बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक सीड इंडस्ट्री का लेबर टू सीड इंडस्ट्री ओनर. मैंने एज ए लेबर बोल के भी खेतों में काम किया है, मेरी खेती में भी काम किया. तो मैंने ये देखा है, जो आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो आइडिया डेफिनेटली अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए चलने वाला है या नहीं है, ग्लोबली उसको एक्सेप्टेड होगा या नहीं है. Hi everyone. Today I had the opportunity of interviewing Mr. Sanjay Vara sir. He truly epitomizes the shades from rural to global. He was born in a poor farmer family. He pursued a degree in humanities, shifted to IT, and then finally founded a world-class biotechnology company called the Ishwed Biotech in 2014. Apart from his work in the field of biotechnology and agriculture, he is known for his contribution towards rural development and women empowerment, for which he has been a recipient of several national and international awards. Talking to him was truly an experience, and I'm honored to share that experience with all of you. Sanjay sir, thank you so much for agreeing to do this interview. My first question to you would be, जब मतलब आपने एग्रीकल्चर में आने का फैसला कैसे लिया और आपके बचपन के सिनेरियोज कितने कंट्रीब्यूट कर रहे थे? बेसिकली आई बॉर्न एंड बॉट अप इन फार्मर फैमिली. तो खेती तो मैंने बचपन से ही देखी है, तब से खेती से बहुत लगाव था मुझे और ऐसा लगता कि एक दिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करेंगे. बट दैट टाइम सिनेरियो वाज टोटली डिफरेंट. वो जो दौर था व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, स्टार्टअप्स वगैरह नहीं थे ऐसे कुछ दिमाग में. तो बेसिकली तब ये था कि एक किसान का बच्चा होने के नाते आई शुड स्टडी एंड वर्क समवेयर सो दैट आई कैन गेट सम अर्निंग. वो मेरे दिमाग में था. तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा कि पहले कुछ जॉब करते हैं कुछ दिन, सो दैट एक अर्निंग भी हो जाएगा एंड देन वी कैन थिंक अबाउट दैट. बट बचपन से ऐसा हमेशा लगता था कि आई शुड कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टूवर्ड द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने बचपन से देखा बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी सॉर्ट आउट हो गए. तो ऐसा लगता था कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम इसमें करे, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम करे, ताकि किसानों को एक टेक्नोलॉजी के साथ में एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे होता है उस बारे में थोड़ा सा बचपन में मैं सोचता था. हम सब अभी तो सिटीज़ में रहते हैं, पर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि एक आम किसान का जीवन जो गांव में होता है, जो खेतीबाड़ी करता है, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, वो किस दौर से गुजरते हैं, कुछ बता सकते हैं हम? बेसिकली क्या है कि आप देखोगे तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मौसम के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. वो बिगेस्ट चैलेंज है, वो एक चैलेंज है. दूसरा चैलेंज एक मार्केट लिंकेज का भी बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी फार्मर के साथ में. तो वो कहावत है कि किसानों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस करना आता है बट उसको बेचना नहीं आता है. तो अल्टीमेटली वो एक बिगेस्ट चैलेंज किसानों के अभी भी पास में है. आप थोड़ा इंडियन एग्रीकल्चर का सीनेरियो देखेंगे या आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो अपने पास हर तरह का वेदर है. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे पास हर तरह का वेदर है, हर टाइप का एनवायरनमेंट है, हर टाइप का सॉइल है. दैट मीन्स वी कैन ग्रो एनीथिंग, राइट? वी कैन ग्रो. एक जगह हम क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, एप्पल ग्रो कर सकते हैं, तो जैसे रेगिस्तान में और एक चीज़ ग्रो कर सकते हैं, या कहीं जाके और भी चीज़ हम ग्रो कर सकते हैं, जैसा बाकी कंट्रीज में ये नहीं होता है. तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है. बट बिगेस्ट चैलेंज एज आई सेड दैट कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का यहाँ पे कोई नहीं है. एक जगह कोई प्रोड्यूस कर रहा है बट उसका लिंकेज न होने की वजह से किसानों को, मुझे लगता है आज की डेट में ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि किसान के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मौसम क्लाइमेटिकल जो चेंज अभी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी भी बारिश आता है, कभी नहीं आता है, तो वो एक डिपेंडेंसी हो गई. और तीसरा जो है कि उसके पास कैश फ्लो, जो अपने बिजनेस में जैसा रहता है तो उसके पास कैश फ्लो नहीं रहता है. अभी इंडिया में बिना जो रब्बी और खरीफ बोलते हैं, दो तरह का क्रॉप लिया जाता है, तो साल में 2 ही बार क्रॉप आता है, 2 ही बार उसके पास पैसे आते हैं. बट लागत जो होती खेती में वो तो हर दिन करनी पड़ती, हर महीने करनी पड़ती. तो वो थोड़े से ये सब चैलेंजेस किसानों के पास अभी भी है. आपने अभी सस्टेनेबिलिटी की बात करी और विश्व की सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम SDG कहते हैं. तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है टुवर्ड्स दिस, स्पेशली इन इंडिया? देखो, अभी आने वाला टाइम नॉट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एनीवेयर, सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वी आर इन अ टेक्नोलॉजी एज नाउ, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
जैसा मैंने आपको बोला कि बहुत जगह जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ड्रॉट रेजिस्टेंस या वेदर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, वैरायटी के ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। आई मीन लेट्स एग्जांपल, आज टोमेटो आप ग्रो करते हैं, राइट? वो टाइम चला गया कि पहले जमाने में पर्टिकुलर टाइम में टोमेटो आता था, वो वेदर भी उसका क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी होती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। तो कभी बहुत जगह भी आपने इस साल देखा कि बहुत बारिश हो रहा है इंडिया में, बट पिछले 2 साल में बारिश नहीं था। तो ऐसे वैरायटी पे काम हो जाएगी ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी किसानों के सामने आ जाए, ताकि उसको इनकम हो जाए। तो वो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा काम है। आपका जो क्वेश्चन था कि ग्लोबली हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ग्लोबली नो डाउट बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। आज आप देखोगे तो जो जालना बोल के सिटी महाराष्ट्र में, उसको सीड कैपिटल ऑफ एशिया बोलते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि मोर देन 35% जो सीड्स है, वेजिटेबल सीड्स, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और पूरी दुनिया में चले जाते हैं। तो वो बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि अभी ये पिछले 10 साल में हमारा एक्सपोर्ट भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा है। तो जैसा फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंजेस सबके सामने आया, इंडिया के सामने कभी नहीं आया। तो पिछले 10 साल में इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा काम किया है, नॉट ओनली ईयर, ग्लोबली बहुत काम किया है। दुनिया में सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमने वन ऑफ द बेस्ट से बेस्ट वेराइटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया काम करते, तो ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है ही है। तो नॉलेज शेयरिंग भी बहुत बढ़िया। आज जैसे एक ज़माने में इजराइल या अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्री के तरफ लोग देखते थे कि एग्रीकल्चर में इनका एक सेट एग्जाम्पल लेना चाहिए, आज वो टाइम इंडिया में आ गया है। तो बहुत सारे फॉरेनर्स, मेरे 10 साल के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जर्नी में मैंने देखा कि बहुत सारे फॉरेनर्स है जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, नाउ वो लोग इंडिया आते हैं इंडियन एग्रीकल्चर स्टडी करने के लिए, और सेम टेक्नोलॉजी, सेम मेथड वो लोग अपनी कंट्री में भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और उससे उनका यील्ड बढ़ रहा है। नॉट ओनली द यील्ड, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट वो ला रहे हैं। अभी आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द अफ्रीका। सो बेसिकली अभी जो है अफ्रीका 100% डिपेंडेंसी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर है नाउ। यू टॉक अबाउट द पेस्टिसाइड, सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये अभी आप देखोगे कि जितना एग्रीकल्चर अफ्रीकन कंट्रीज में डेवलप हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ इंडियंस वो सब कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हमारे लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर, अभी आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप एक बहुत बज़वर्ड बन चुका है। तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, तो आपको कैसे लगा कि हाउ डिड यू कंसीव इनिशियली? मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप के बारे में, जो 5 साल में मैंने देखा कि स्टार्टअप मतलब हर कोई बंदा चाहता है कि एक स्टार्टअप खोले और स्टार्टअप में कुछ करे। तो आप 2-3 साल ज़रा पीछे जाके देखें तो स्टार्टअप का मतलब क्या पे था, हर बंदा क्या पे खोलना चाहता था, दैट काइंड ऑफ द स्टार्टअप। तो मुझे लगता है कोई भी स्टार्टअप जो वर्ड है, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, बट वो डेंजरस भी बहुत है, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा लगता है कि स्टार्ट करना है, उसको आप करना है। इट्स नॉट लाइक दैट स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या होना चाहिए कि आपका फिजिबिलिटी स्टडी होना चाहिए। जो आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो आइडिया डेफिनेटली अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए चलने वाला है या नहीं है, ग्लोबली उसको एक्सेप्टेड होगा या नहीं है, या लेट्स एग्जाम्पल उसके लिए कंज्यूमर है क्या नहीं है, तो वो सब देखना चाहिए। एंड उस हिसाब से मुझे लगता है स्टार्टअप करना चाहिए। अभी आई कम टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट? तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टार्टअप आ गए और बहुत सारे यूनिकॉर्न भी हो गए और सक्सेसफुल भी है, क्योंकि नॉट ओनली द इंडिया, आप कोविड में देखा होगा कि एग्रीकल्चर इज ओनली इंडस्ट्री वाज रनिंग, एंड पूरे दुनिया को वो पता चल गया कि एग्रीकल्चर के सिवा हम चल नहीं सकते। तो वो कंसेप्ट में नॉट ओनली द इंडिया, आप अब मिडिल ईस्ट में भी जाएंगे, रेगिस्तान में भी वो लोग भी उस टाइप पे बहुत डर गए, और वो भी खुद का फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एंड दे आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड दे आर प्रमोटिंग लाइक क्या बोलो, आपको बहुत प्रमोट कर रहे हैं अभी कि वहाँ के बच्चे जो है, वहाँ के लोकल्स है, वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप में आ जाए और एग्रीकल्चर स्टार्टअप करे। तो वही मेरा कहना था कि किसी को भी मेरा ये संदेश है कि एग्रीकल्चर, नॉट ओनली द एग्रीकल्चर, एनी स्टार्टअप आपको करना है तो पहला आप आइडिया के ऊपर काम कीजिए, आइडिया का फिजिबिलिटी कीजिए, उसके बाद में उसका इन्वेस्टमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगता है, ग्लोबल मार्केट क्या है, कंज्यूमर क्या है, वो करके आप स्टार्टअप में कर सकते हैं। रिसर्च करके, आई मीन मार्केट रिसर्च ओनली वो नहीं होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट रिसर्च कर दिया, लेकिन वो 10 साल 15 साल का मार्केट रिसर्च चाहिए कि आज ये ट्रेंड है, कल टुमारो नोबडी नोज क्या ट्रेंड रहेगा। तो वो स्टार्टअप थोड़े से सक्सेसफुल होते हैं, और थोड़ा सा एथिकल प्रैक्टिस रहेगा तो मुझे लगता है कि वो 100% सक्सेस मिलता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और एग्रीकल्चर साइड में जितना स्टार्टअप होना चाहिए, क्या आपको लगता है उतनी इन्वेस्टमेंट और उतने अपॉर्चुनिटीज है स्टार्टअप करने की, या किसी जॉब प्रोस्पेक्ट से आप एग्रीकल्चर को कैसे देखते हैं? देखो, आज आप देखोगे कि एग्रीकल्चर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक आपने बोला कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर बिजनेस में है।
दूसरा जो एक कोर एग्रीकल्चर होता है, सॉरी 3 में हुआ है। तीसरा जो होता है कि एग्रीकल्चर में अभी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। आपने पिछले 5-10 साल में देखा होगा कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी ग्लोबल लेवल पे भी इंडियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल लेवल पे भी है। अभी रही बात एग्रीकल्चर स्टार्टअप की, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है। अभी एग्रीकल्चर लोग को अभी भी लगता है कि जाके खेती करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि एग्रीकल्चर में जो बाकी इंडस्ट्री के लिए जो सब कुछ लगता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सब कुछ लगता है। लेट्स एग्जांपल, कोई एक स्टार्टअप करता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए नॉलेज पूल चाहिए, उसके बाद में उसके कुछ केस स्टडी चाहिए, कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, सब कुछ लगता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में है, तो बहुत अच्छा। और आप देखोगे कि पिछले अगेन 4-10 साल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आया है। मिलियंस एंड मिलियन डॉलर ऑलरेडी फॉरेनर दे हैव इन्वेस्ट इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। और जैसे कि पहले एग्रीकल्चर में लोग खेती करते थे, जो कुछ भी प्रोड्यूस है वो खाली बेचते थे, अभी ऐसा नहीं रहा। तो प्रोसेसिंग में भी हम लोग बहुत आगे। आप फूड प्रोसेसिंग में आप देखोगे तो यू कैन फाइंड मेनी इंडियन ब्रांड्स, राइट? यू टेक एग्जांपल ऑफ हल्दीराम और मेनी मेनी ब्रांड्स, लाइक यही है। आप ग्लोबली उस ब्रांड को देखते हैं। और मजे की बात है कि इंडिया इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। क्यों देख रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। वी आर 140 करोड़ ऑलमोस्ट, राइट? इन लोगों को तो खाना लगेगा ना, इन सब लोगों को खाना लगेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, सप्लाई चेन है, कोल्ड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन है, लोगों के पास ये सब पहुंचना है, तो ये बहुत बड़ा काम है। और यही अपॉर्चुनिटी देख के आपने देखा कि मेनी मल्टीनेशनल कंपनी दे आर एंटर इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दे आर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट इन द इंडियन बिग जायंट्स जो है, आप अदानी ग्रुप लीजिए, अंबानी ग्रुप लीजिए, टाटा ग्रुप लीजिए, दे आल्सो एंटर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वो क्यों आए? क्योंकि उनको पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट भी कहीं नहीं जाएगा, अच्छे रिटर्न्स में मिलेंगे, तो आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इवन गवर्नमेंट बैंक भी है अभी एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट कर रही है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सिडीज बिफोर आपका प्रोजेक्ट लगाने के और प्रोजेक्ट रन करने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स उस तरह की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ताकि जो कुछ भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप आज की डेट में खुल रहे वो सक्सेसफुल होना चाहिए। सर, आपकी जो कंपनी है ईश्वित बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सुने हैं काफ़ी भारी शब्द लगता है, तो आप प्लीज़ बताइए बायोटेक्नोलॉजी क्या है और आप एग्जैक्टली उसमें क्या कर रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता है। मेरा जो जर्नी, मैं आर्ट जो बोलते हैं आर्ट में पढ़ा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के मैंने नौकरी किया और बायोटेक्नोलॉजी में बिजनेस कर रहा हूँ। आई टेल यू वन स्टोरी। इन 2017 आई हैव बीन अवार्डेड एज आयरन मैन, ससाल ग्रुप की तरफ से। एक बुक भी दिखा था मेरे ऊपर, पोलादी पूरी बोल के। तो उसमें वो Great. मैंने उस ऑथर को यही पूछा था बेसिकली कि ऐसा मैंने क्या काम किया की जो आप ये सब कुछ करे। तो उन्होंने यही बोला था, मराठी में बोला था की कला शाखेत शिकलेला, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात नोकरी केलेला आणि बायोटेक्नॉलॉजीने बिझनेस करणारा माणूस म्हणजे थोडा वेडा असतो, फॉर दॅट काइंड ऑफ द जर्नी, राइट? सो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड बहुत भारी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको कोई भी सक्सेसफुल जर्नी या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस या करियर कुछ भी करना है, तो उसका मतलब उसी फील्ड में आपको पढ़ाई करना जरूरी है। अभी रहता है, मैं 5 साल जर्मनी में रहा। दैट टाइम आई वाज इन IBM, राइट? IT में काम कर रहा था। मैंने जर्मन लोगों से एक चीज़ बहुत सीखी। वो लोग ना 3-4 साल एक जॉब करते हैं एंड देन वो कहते हैं कि बस मेरा जो टैलेंट था, मेरा जो ब्रेन था, जो देना था इंडस्ट्री को दिया, तो अभी मेरा ब्रेन उसके लिए भी काम के लिए, और इंडस्ट्री के पास जो नॉलेज है, इंडस्ट्री में कुछ करना है, वो भी रुक गया। तो दे स्टार्टेड अगेन समथिंग डिफरेंट। तो मेरा यही कहना है कि आप पैशनेट हैं, आपके काम के प्रति ऑनेस्ट हैं, आप सही में कुछ एक बदलाव लाना चाहते हैं, आप एथिकल प्रैक्टिस के साथ में आपका बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता है। तो नो डाउट ईश्वित बायोटेक भी हमने ऐसे ही चालू किया। मैंने जैसे बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो एग्रीकल्चर मुझे पता है, बट मैं रॉ एग्रीकल्चर भी नहीं जाना था। मैं चाहता था कि मेरे एरिया में, मेरे देश के लिए, नॉट ओनली देश के लिए, वर्ल्ड के लिए ऐसे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करूँ जो कि किसानों के लिए गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम लोग उसको दे सके, उससे किसान का यील्ड बढ़े, उसका इकोनॉमी बढ़े, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़े। उस हिसाब से हमने ये काम चालू किया और बायोटेक्नोलॉजी का, ईश्वित बायोटेक का जन्म हुआ। सर, तो बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है, ये काफ़ी मतलब जो बायोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं वो सारा साइंस देखते हैं, पर आप उसका बिजनेस देख रहे हैं। तो ये जो फील्ड है, इसका बिजनेस थोड़ा अलग काम करता है या इसके कुछ व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ दिस बिजनेस? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप भी अभी आप पढ़ रहे हैं, राइट? इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं।
मैंने भी मेरा पढ़ाई किया। तो उससे ज़्यादा जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको रहता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आज भी मुझे लगता है कि वर्ल्ड का एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो है फार्मर। वो हर दिन खेत में जाता है, हर दिन उस पौधे को देखता है, हर दिन उसके मिट्टी को देखता है, तो उसको बहुत पता होता है। ओके, उसका नॉलेज उससे भी ज़्यादा होता है, राइट? तो वही मेरे इसमें हुआ कि आई एम नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी, पर खेती मैंने बहुत नज़दीक से देखा बचपन में, बिकॉज़ आई स्टार्टेड माय जर्नी लाइक सीड इंडस्ट्री का लेबर टू सीड इंडस्ट्री ओनर। तो मैंने एज़ अ लेबर बोल के भी खेतों में काम किया है, मेरी खेती में भी काम किया, तो मैंने ये देखा है। ओनली थिंग जो प्रोसेस थी, वो जो टर्मिनोलॉजी, वो मुझे पता नहीं थी, बट एग्रीकल्चर मुझे पता था। तो जब ईश्वेत बायोटेक का हमने सोचा कि ईश्वेत बायोटेक को हम लोग चालू करेंगे, तो बेसिकली वो बिगेस्ट चैलेंज था कि एक अच्छा टैलेंटेड स्किल जो मैन पावर है आपको मिलना चाहिए। वी आर स्टार्टेड हायरिंग द टीम, एंड मैंने मेरा विजन बताया कि मेरा विजन ये है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल विद द गुड क्वालिटी विद द गुड क्वांटिटी, बिकॉज उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ईजी नहीं होता है, एंड द रिजनेबल प्राइस। ये 3 चीज़ों पे हमने काम किया और जो टीम बनती गई, अभी हम आप देखोगे कि ईश्वर में बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स हैं। जैसे देयर आर द कपल ऑफ द एम्प्लॉय मेरी नॉट मेरी उम्र के, बट 10-12 साल थोड़ा कम पकड़ो, उसमें एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं। तो अल्टीमेटली एक आपको अच्छा टीम मिल गया, तो मैं ऑलवेज आई से दैट विजन और मिशन एक पेज में होना चाहिए। तो ईश्वेत ग्रुप का विजन मेरा है, लेकिन मिशन इज माई टीम। सो अल्टीमेटली एक पेज पे आप दोनों आते हैं, तो फिर चल जाता है।